मंगलवार 3 फरवरी 2026 में आपका स्वागत है। आज की चर्चा की शुरुआत एक विचार से करते हैं। जिस प्रकार एक माली हर पौधे को उसकी जरूरत के हिसाब से पानी देता है, उसी प्रकार एक विवेकपूर्ण शासन को संसाधनों का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करना चाहिए। वाह, ये विचार आज के हमारे विषय पर बिल्कुल सटीक बैठता है। हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सतह पर तो काफी सीधा लगता है, लेकिन उसकी परतें बहुत गहरी हैं। हाँ, और आज हम द हिंदू में प्रकाशित एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख के आधार पर 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय संबंध हैं, उनका भविष्य कैसा दिख रहा है। और मैं ये भी बता दूं कि जो श्रोता यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में फिस्कल फेडरलिज्म मतलब राजकोषीय संघवाद एक मुख्य टॉपिक है। बिल्कुल, तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि आयोग ने क्या कहा, बल्कि ये जानना है कि उस सिफारिश के पीछे की असल कहानी क्या है। वो कौन सा छिपा हुआ पहलू है जो शायद केंद्र और राज्यों के बीच के शक्ति संतुलन को धीरे धीरे बदल रहा है। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले उस हेडलाइन वाली सिफारिश पर आते हैं जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। 16वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% पर ही बनी रहनी चाहिए। अच्छा, 41%? मतलब कोई बदलाव नहीं। पहली नजर में तो ये एक तरह की स्थिरता, एक स्टेबिलिटी का संकेत लगता है। शायद ये एक अच्छी बात है। लगता तो है, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, मामला इतना सीधा है नहीं। असली सवाल ये है कि ये 41% किस चीज का है। हाँ, मेरा भी यही सवाल था। क्या ये केंद्र सरकार की पूरी टैक्स कमाई का 41% है? नहीं, और यहीं पर सारी कहानी छिपी हुई है। ये 41% केंद्र के कुल टैक्स कलेक्शन का नहीं है, ये विभाज्य पूल या डिविजिबल पूल का 41% है। विभाज्य पूल? हाँ, ये वो साझा खजाना है जिसमें से राज्यों को हिस्सा मिलता है। और इस खजाने की सबसे खास बात यह है कि केंद्र की सारी कमाई इसमें नहीं डाली जाती। आता है, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा पहले ही अलग रख लिया जाता है। बिल्कुल। और जो बचता है, मतलब वो विभाज्य पूल, उसी में से राज्यों को 41% मिलता है। क्या मैं सही समझ रही हूँ? एकदम सही समझ रही हैं। और जो हिस्सा अलग रखा जाता है उसे हम उपकर यानी सेसेस और अधिभार यानी सरचार्जेस कहते हैं। अच्छा, सेसेस और सरचार्जेस। हाँ, संविधान के तहत केंद्र को यह अधिकार है कि वो किसी खास मकसद के लिए ये लगा सकता है, और इस पर जो भी कमाई होती है उसे राज्यों के साथ बांटना जरूरी नहीं है। वो पैसा पूरी तरह से केंद्र के पास रहता है। तो फिर तो सारा खेल इस बात पर आ गया कि वो विभाज्य पूल, वो बाल्टी कितनी बड़ी है। अगर केंद्र उस बाल्टी में पानी ही कम डालेगा, तो फिर चाहे आप उसमें से 41% हिस्सा निकालें या 50%, पानी तो कम ही मिलेगा ना। बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और लेख के आंकड़े यही दिखाते हैं कि पिछले कुछ सालों में ये बाल्टी लगातार छोटी होती जा रही है। तो आंकड़े क्या कहते हैं? ये बदलाव कितना बड़ा है? ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। चलिए आंकड़ों को देखते हैं। अगर हम 2013 से 2019 के दौर को देखें, तो केंद्र सरकार द्वारा जमा किए गए हर 100 रुपए में से लगभग 93 से 95 रुपए उस विभाज्य पूल में जाते थे। मतलब उस समय ज्यादातर पैसा साझा हो रहा था। सेसेस और सरचार्जेस से केवल 5 से 7 रुपए ही आ रहे थे। हाँ, जो कुल राजस्व का एक छोटा सा हिस्सा था। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार केंद्र के हर 100 रुपए के कलेक्शन पर विभाज्य पूल में जाने वाली रकम घटकर सिर्फ 86.5 रुपए रह गई है। सिर्फ 86.5 रुपीज? ये तो एक बहुत बड़ा अंतर है। तो हर 100 रुपए में से जो लगभग 7-8 रुपए कम हुए, वो कहाँ गए? जाहिर है सेसेस और सरचार्जेस वाले हिस्से में। बिल्कुल। जो हिस्सा पहले 5-7 रुपए था, वो दोगुने से भी ज्यादा होकर 13.5 रुपए हो गया है। और अगर हम इसे कुल राशि में देखें तो इसका पैमाना और भी चौंकाने वाला है। अच्छा, वो कैसे? अगर हम जीएसटी मुआवजा उपकर को एक पल के लिए अलग रख दें, तो केंद्र द्वारा एकत्र किया गया उपकर वित्त वर्ष 2015 में लगभग 44,688 करोड़ रुपए था। ठीक है, 2015 में करीब 45,000 करोड़। और 2022 तक ये आंकड़ा कहाँ पहुंचा? वित्त वर्ष 2022 तक ये बढ़कर 3,52,650 करोड़ रुपए हो गया। क्या 3,52,000 करोड़? ये तो लगभग 8 गुना की बढ़ोतरी है। जी, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि नीति में एक बहुत बड़ा और संरचनात्मक बदलाव दिखाता है। इसी तरह अधिभार भी 15,702 करोड़ से बढ़कर 40,758 करोड़ हो गया। 8 गुना?
ये आंकड़ा सच में सोचने पर मजबूर करता है। तो इसका निचोड़ ये है कि केंद्र अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा अब ऐसे तरीकों से जमा कर रहा है जिसे उसे राज्यों के साथ बांटना ही ना पड़े। और इसी वजह से 41% का आंकड़ा स्थिर देखने के बावजूद राज्यों के हाथ में असल में कम पैसा आ रहा है। एकदम सटीक। लेख के अनुसार ये लगातार छठा साल होगा जब केंद्र के कुल टैक्स राजस्व में विभाज्य पूल की हिस्सेदारी 90% से नीचे रहेगी, जबकि पहले 93% से ऊपर हुआ करती थी। हाँ, 2013 से 2018 के बीच ये लगातार 93% से ऊपर थी। तो जो केक साझा करने के लिए उपलब्ध है उसका आकार ही लगातार छोटा होता जा रहा है। इस सिकुड़ते पूल के संदर्भ में ये जानना दिलचस्प होगा कि वित्त आयोग के सामने राज्यों और केंद्र की मांगे क्या थीं। जाहिर है वो एकमत तो नहीं होंगे। एकमत होना तो दूर, उनकी मांगे एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थीं। एक तरह का टकराव था। अच्छा। हाँ, लेख बताता है कि ओडिशा, हरियाणा, गुजरात, केरल और तमिलनाडु सहित 18 राज्यों ने मांग की थी कि हिस्सेदारी को 41% से बढ़ाकर 50% किया जाए। 50%? मतलब वो न सिर्फ पूल के सिकुड़ने से चिंतित थे बल्कि उसकी भरपाई के लिए एक बड़ा हिस्सा भी मांग रहे थे। सही बात है। और कई अन्य राज्यों ने भी इसे 45% या 48% तक बढ़ाने की वकालत की। लगभग सभी राज्य, चाहे उनकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो, इस बात पर सहमत थे कि उन्हें ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। और इसके ठीक विपरीत केंद्र सरकार का क्या कहना था? केंद्र ने आयोग से कहा था कि कर हस्तांतरण में कमी की जाए। उनका तर्क था कि उनकी अपनी जरूरतें और जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, इसलिए राज्यों को दिए जाने वाले हिस्से को कम किया जाना चाहिए। तो एक तरफ राज्य 50% तक मांग रहे थे और दूसरी तरफ केंद्र इसे 41% से भी कम करने को कह रहा था। इस संदर्भ में 41% को बनाए रखना एक बीच का रास्ता या समझौता लगता है। हाँ, सतह पर तो ये एक मध्य मार्ग लगता है, लेकिन लेख का तर्क ये है कि आयोग ने जो कारण दिए हैं और जिस तरह से उन्होंने उपकर और अधिभार के मुख्य मुद्दे को एक तरह से नजरअंदाज किया है, उससे यह निर्णय असल में केंद्र के हितों को ही साधता है, भले ही प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं किया गया हो। हाँ, क्योंकि असली खेल तो पूल के आकार का है, प्रतिशत का नहीं। चलिए अब इसी पर आते हैं। आयोग ने इस यथास्थिति को बनाए रखने के लिए यानी 41% के आंकड़े को न बदलने के पीछे क्या वजह बताई? उन्होंने इस जटिल स्थिति को कैसे सही ठहराया? धान उपकर और अधिभार लगाने पर केंद्र की शक्ति पर कोई सीमा नहीं लगाता है। मतलब कानूनी तौर पे केंद्र जो कर रहा है वो गलत नहीं है। ठीक है, ये एक तकनीकी लेकिन शक्तिशाली बिंदु है। और दूसरा तर्क क्या था? दूसरा तर्क ज्यादा व्यावहारिक था। आयोग का मानना था कि केंद्र को युद्ध, अकाल और महामारी जैसी राष्ट्रीय आपात स्थितियों के लिए धन की जरूरत होती है। इसलिए इन गैर साझा करने योग्य करों पर कोई सीमा लगाना अविवेकपूर्ण यानी इम्प्रूडेंट होगा। ये तर्क समझ में आता है, लेकिन क्या ये हमेशा लागू होता है? मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा और आपात स्थितियों के लिए एक अलग फंड की जरूरत तो है, पर क्या हम हमेशा युद्ध या अकाल की स्थिति में रहते हैं? ये एक बहुत ही वैध सवाल है और दिलचस्प बात यह है कि आयोग ने खुद भी इस पर चिंता जताई है। अच्छा। हाँ, उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उपकर और अधिभार पर लंबी अवधि की निर्भरता अवांछनीय यानी अनडिजायरेबल है। आयोग ने एक चेतावनी भी दी कि अगर केंद्र इन्हें प्राथमिकता देता रहा तो वो कराधान के मानक साधनों में रुचि खो सकता है, जो अंततः राज्यों के हितों के लिए हानिकारक होगा। तो एक तरफ आयोग कह रहा है कि इस पर निर्भरता ठीक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इस पर कोई सीमा लगाने से भी इनकार कर रहा है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? बिल्कुल। और अपने फैसले के पक्ष में उन्होंने कुछ और तर्क भी दिए, जैसे बाहरी सुरक्षा और रक्षा खर्च में वृद्धि और बुनियादी ढांचे के निर्माण में केंद्र की उच्च प्रभावशीलता। और राज्यों की वित्तीय स्थिति के बारे में क्या कहा गया? आयोग का मानना है कि राज्यों के पास अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है। ये एक बहुत बड़ा बयान है, खासकर तब जब लगभग सभी राज्य ज्यादा हिस्सेदारी की मांग कर रहे हों। और समाधान के रूप में उन्होंने क्या सुझाव दिया? समाधान थोड़ा कह सकते हैं कि आदर्शवादी लगता है। उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र और राज्यों को आपसी सहमति से एक स्वैच्छिक समझौते के जरिए इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। मतलब उन्होंने गेंद को वापस केंद्र और राज्यों के पाले में फेंक दिया। और यहीं से वो बड़े सवाल उठते हैं जिन पर द हिंदू का लेख हमारा ध्यान खींचता है ना? हाँ, ये सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि सिद्धांतों का मामला बन जाता है। पहला सवाल तो संविधान की मूल भावना से जुड़ा है। वो क्या है? यही कि क्या संविधान निर्माताओं ने कभी ये कल्पना की होगी कि उपकर और अधिभार, जो कि अस्थायी और विशेष उद्देश्यों के लिए बनाए गए थे, वे इतने बड़े हो जाएंगे कि नियमित कर प्रणाली को ही एक तरह से कमजोर करने लगेंगे।
सही बात है, उनका उद्देश्य तो सीमित था, लेकिन अब वे व्यवस्था का एक स्थायी हिस्सा बन गए हैं। और दूसरा सवाल सीधे आयोग की भूमिका पर है। उपकर पर सीमा लगाने को अविवेकपूर्ण बताकर क्या आयोग ने एक निष्पक्ष मध्यस्थ की अपनी भूमिका से हाथ खींच लिया है? ऐसा लगता है जैसे रेफरी ने सीटी बजाने से मना कर दिया हो। क्योंकि नियम पुस्तिका में इस बारे में कुछ साफ साफ नहीं लिखा है। बिल्कुल। तीसरा सवाल केंद्र की दक्षता के दावे से जुड़ा है। यह तर्क कि केंद्र बुनियादी ढांचे पर पैसा ज्यादा प्रभावशाली ढंग से खर्च करता है, क्या ये उन उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों की अनदेखी नहीं है जो अपने स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? और चौथा और शायद सबसे चुभने वाला सवाल, अगर राज्यों के पास सच में पर्याप्त संसाधन हैं, जैसा कि आयोग का मानना है, तो फिर लगभग सभी राज्य अपनी राजनीतिक विचारधारा की परवाह किए बिना एक सुर में ज्यादा हिस्से की मांग क्यों कर रहे हैं? क्या सभी राज्य गलत हैं? ये चारों सवाल इस मुद्दे की जटिलता को उजागर करते हैं। यह बहस सिर्फ 41% के आंकड़े के बारे में नहीं है, बल्कि यह भारत के राजकोषीय संघवाद की नींव, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन और विश्वास के बारे में है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? श्रोताओं के लिए मुख्य टेक अवे क्या होना चाहिए? देखिए, मुख्य बात यह है कि 16वें वित्त आयोग की 41% की सिफारिश भले ही कागज पर एक यथास्थिति दिखाती हो, लेकिन असली कहानी विभाज्य पूल के लगातार सिकुड़ने की है, जिसका मुख्य कारण केंद्र द्वारा उपकर और अधिभार पर बढ़ती निर्भरता है, जो राज्यों के साथ साझा नहीं किए जाते। बिल्कुल। और आयोग ने अपने फैसले के पक्ष में कई तर्क दिए, लेकिन जैसा कि हमने देखा, ये तर्क राजकोषीय संघवाद के संतुलन और राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर कई गंभीर और अनसुलझे सवाल भी खड़े करते हैं। तो ये मुद्दा आने वाले कई सालों तक केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का एक प्रमुख कारण बना रह सकता है। निश्चित रूप से। और अब हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं, ये देखते हुए कि आयोग ने समाधान के लिए केंद्र और राज्यों के बीच एक स्वैच्छिक समझौते का सुझाव दिया है। एक ऐसे तंत्र की व्यवहारिकता क्या है जरा एक पक्ष के पास स्पष्ट रूप से अधिक शक्ति हो? क्या सहकारी संघवाद की भावना केवल भरोसे पर चल सकती है, या इसके लिए मजबूत संस्थागत सुरक्षा उपायों की भी आवश्यकता है? बहुत अच्छा सवाल है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि इस विषय पर आपके कोई प्रश्न है तो नीचे टिप्पणी में जरूर बताएं। हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे ही और विश्लेषण के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और गहरे विश्लेषण के साथ।